माइक्रोमैक्स एक ऐसा ब्रांड जो कभी नोकिया और सैमसंग से भी बड़ा बन गया था। 2014 में इसकी वैल्यूएशन करीब 21,000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी थी और बॉलीवुड के अक्षय कुमार से लेकर हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन तक इसके एड्स में दिखाई देते थे। हर दुकान के सेल्फ पर सिर्फ माइक्रोमैक्स के ही फोन नजर आते थे, मानो इंडिया में इस ब्रांड को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन अगले 2-3 साल में ही यह ब्रांड मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि चाइनीज ब्रांड्स ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। तो आखिर माइक्रोमैक्स के साथ में हुआ क्या था, चलिए हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, माइक्रोमैक्स की शुरुआत मोबाइल फोन बनाने से नहीं हुई थी। यह कंपनी शुरू में नोकिया जैसे टेलीकॉम कंपनीज के लिए डिवाइसेस बनाती थी, जैसे पीसीओ, बिलिंग मशीन्स और ऐसे वायरलेस पब्लिक फोन सिस्टम जिनमें सिम डालकर बिना लैंडलाइन के भी कॉल किया जा सकता था। असल में ये बात है 1999 के आसपास की, जब 4 दोस्त राहुल शर्मा, राकेश अग्रवाल, सुमित अरोरा और विकास जैन ने मिलकर माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर की शुरुआत की थी। लेकिन यह बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि 2004-05 के बीच इंडिया में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मोबाइल फोन सस्ते होने लगे, कॉल रेट्स तेजी से गिरने लगी और धीरे धीरे पीसीओ से हटकर लोग अपने खुद के मोबाइल फोन खरीदने लगे। यानी कि जिस प्रॉब्लम को माइक्रोमैक्स सॉल्व कर रहा था, वो प्रॉब्लम ही खत्म होने लगी, जिससे माइक्रोमैक्स का बिजनेस धीरे धीरे नीचे जाने लगा। और अब कंपनी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब आगे क्या किया जाए। और फिर यहीं से माइक्रोमैक्स की स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आता है। एक्चुअली 2007 में राहुल वेस्ट बंगाल के एक गांव में जाते हैं, जहां ना रोड बनी थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी। लेकिन वहीं उन्होंने एक पीसीओ बूथ देखा जो बिना बिजली के ही चल रहा था। जब उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा तो पता चला कि वो एक ट्रक की बैटरी से चलता था और हर रात उस बैटरी को 12 किलोमीटर दूर ले जाकर के चार्ज कराया जाता, ताकि अगले दिन लोग टेलीफोन का यूज कर सके। यानी कम्युनिकेशन पॉसिबल तो था, लेकिन बहुत मुश्किल से। और दोस्तों, यही वो मोमेंट था जहाँ राहुल को समझ आया कि इंडिया जैसे देश में लोगों को फैंसी फीचर्स नहीं, बल्कि रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए। और यहीं से एक आइडिया ने जन्म लिया कि अगर एक ऐसा मोबाइल फोन बनाया जाए जो कई दिनों तक बिना चार्ज किए चल सके, तो वो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद राहुल जब दिल्ली लौटे तो उन्होंने ये आइडिया अपने पार्टनर्स के सामने भी रखा। लेकिन उस समय मार्केट पर नोकिया, सैमसंग और मोटरोला जैसी बड़ी कंपनियों का राज था, जिसके सामने माइक्रोमैक्स कुछ भी नहीं था। ऊपर से उनके पास मोबाइल बनाने का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं। इसीलिए ये आइडिया सुनते ही सबको बहुत बड़ा रिस्क लगा। लेकिन राहुल शर्मा रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी टीम को कन्विंस किया और आखिरकार सभी को इस आइडिया पर काम करने के लिए तैयार कर लिया। राहुल और उनकी टीम ने शुरुआत की चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ में काम करके। उन्होंने इंडियंस की प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर कई सारे प्रोटोटाइप्स बनवाए और सबसे ज्यादा फोकस किया बैटरी परफॉर्मेंस पर। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के टाइम कई बार फोन क्रैश हो जाता, कई बार बैटरी उतनी देर नहीं चलती जितनी वो चाहते थे। लेकिन कुछ महीनों की टेस्टिंग के बाद आखिरकार 2008 में उनका पहला फोन तैयार हो गया, माइक्रोमैक्स X1i। यह एक बिल्कुल सिंपल फीचर फोन था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी बैटरी। उस समय जहां बाकी फोन्स को रोज चार्ज करना पड़ता था, वहीं X1i का स्टैंड बाय टाइम था करीब 30 दिनों का, क्योंकि इसमें 1800 mAh की बैटरी लगी थी, जो कि उस टाइम के फोन के हिसाब से काफी बड़ी थी। यह फोन खास करके छोटे कस्बों और गांव के लिए बनाई गई थी, जहां पर लोग इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से परेशान थे। और दोस्तों, माइक्रोमैक्स ने इसकी प्राइस भी सिर्फ 2150 रुपए रखी, ताकि यह फोन हर किसी तक पहुँच सके। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ, क्योंकि कोई भी दुकानदार इस फोन को बेचने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि माइक्रोमैक्स एक नया ब्रांड था और मार्केट में पहले से ही नोकिया और सैमसंग जैसे ब्रांड्स मौजूद थे। लेकिन यहाँ राहुल ने एक स्मार्ट मूव लिया। माइक्रोमैक्स पहले से ही टेलीकॉम डिवाइसेस बेचती थी, इसीलिए उनके पास पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क था। उन्होंने उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही कन्विंस किया, जिससे यह फोन आखिरकार मार्केट तक पहुँच गया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या लोग इसे खरीदेंगे। इसी डाउट में स्टार्टिंग में सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही बनाए गए, एक टेस्ट के तौर पर। लेकिन जो हुआ ना, उसने सभी को चौंका दिया। ये सारे फोन सिर्फ 10 दिनों में ही बिक गए, वो भी बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। और यहीं से माइक्रोमैक्स को समझ आ गया कि अगर आप इंडिया की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो फिर मार्केट आपको खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों, राहुल जानते थे कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि उस समय इंडिया की मोबाइल मार्केट पर लगभग पूरा कंट्रोल नोकिया का था। नोकिया ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ था, जबकि बचे हुए 40% में सैमसंग, मोटरोला, LG और सोनी जैसे बड़े ब्रांड्स थे। ऐसे में इनसे सीधा मुकाबला करना माइक्रोमैक्स के लिए पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने इंडियन यूजर्स को समझना शुरू किया और यहीं उन्हें एक बड़ा गैप दिखाई दिया डुअल सिम फोन्स का, जिस पर बड़े ब्रांड्स अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे।
इसीलिए माइक्रोमैक्स ने ऐसे फोन्स लॉन्च किए जिनमें एक साथ 2 सिम कार्ड्स यूज किए जा सकते थे। और यही मूव कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर लोग एक सिम परमानेंट रखते थे और दूसरा सिम ऑफर के हिसाब से बदलते रहते, जिससे लोगों की एक और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ ही समय में डुअल सिम वाले फोन्स तेजी से पॉपुलर होने लगे और मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर करने लगे। लेकिन माइक्रोमैक्स यही नहीं रुका, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को फोन में बदल दो। कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, फीचर दे दिया। लाउड म्यूजिक चाहिए, बड़े स्पीकर्स दे दिए। स्टाइलिश फोन चाहिए, अलग अलग डिजाइन लॉन्च कर दिया। यानी माइक्रोमैक्स हर उस निश को टारगेट कर रहा था जहां बड़े ब्रांड्स अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन असली चालाकी सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी थी। उस समय बड़े ब्रांड रिटेलर्स को सिर्फ 1-2% ही मार्जिन देते थे, जबकि माइक्रोमैक्स ने देना शुरू किया 4-5%। यानी दुकानदार के लिए माइक्रोमैक्स फोन बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया और फिर यहीं से पूरा गेम ही पलट गया। अब दुकानदार खुद ही कस्टमर को माइक्रोमैक्स रिकमेंड करने लगा और फिर यही सभी फीचर्स और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन माइक्रोमैक्स को तेजी से ऊपर ले गया। 2010 आते आते माइक्रोमैक्स इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड बन चुका था और अब सिर्फ नोकिया और सैमसंग इससे आगे थे। लेकिन दोस्तों, इंडस्ट्री अब एक और बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही थी, जिसने माइक्रोमैक्स को सिर्फ ग्रो नहीं कराया बल्कि उसे इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बना दिया। असल में धीरे धीरे मोबाइल इंडस्ट्री बदल रही थी। एप्पल का iOS और गूगल का एंड्रॉइड फोन को सिर्फ कॉलिंग डिवाइसेस से कहीं ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। अब फोन सिर्फ कॉल के लिए नहीं बल्कि इंटरनेट, एप्स और एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज बन चुका था। राहुल को ये बदलाव साफ दिख रहा था और उन्हें समझ आ गया कि अगर माइक्रोमैक्स को आगे बढ़ना है तो फिर स्मार्टफोन में उतरना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय स्मार्टफोन बहुत महंगे थे, जो कि आम इंडियन कस्टमर्स के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। और यही माइक्रोमैक्स को एक बड़ा मौका दिखा अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाने का। 2010 में माइक्रोमैक्स ने अपना पहला एंड्रॉइड फोन लॉन्च किया, जिसका नाम था माइक्रोमैक्स एंड्रो A60 और इसकी कीमत रखी गई थी सिर्फ 6,999। अब ये मोबाइल फोन बहुत पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन उस प्राइस पर एंड्रॉइड मिलने ही बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, असली गेम बदला 2012 में, जब माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया कैनवास 2। उस समय बड़ी स्क्रीन ही लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन कैनवास 2 में 5 इंच डिस्प्ले और ड्यूल कोर प्रोसेसर जैसे फीचर्स करीब 10,000 रुपए में ही दे दिए गए, यानी कि प्रीमियम एक्सपीरियंस वो भी आधे प्राइस में। और दोस्तों, यहीं से माइक्रोमैक्स ने मार्केट को पकड़ लिया। इसके बाद कंपनी लगातार कैनवास सीरीज में नए नए मॉडल्स लॉन्च करती गई, हर बार थोड़ा बेहतर फोन लेकिन एग्रेसिव प्राइसिंग में। 2013 से 2015 तक माइक्रोमैक्स अनस्टॉपेबल हो चुका था। कम बजट वाले कस्टमर्स के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन बन गया था और हर क्वार्टर कंपनी ऊपर ही जाती गई। और फिर आया 2014, जब माइक्रोमैक्स ने हिस्ट्री बना दी, जब करीब 22% मार्केट शेयर के साथ में माइक्रोमैक्स इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। ये वही दौर था जब अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर बने और इस कंपनी के ऐड हर जगह दिखने लगे थे। इसके बाद से ह्यू जैकमैन जैसे हॉलीवुड स्टार भी इस कैंपेन में नजर आए। साथ ही फाइनेंशियली भी कंपनी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। 2014-15 में रेवेन्यू करीब 11,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था और वैल्यूएशन बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर चुकी थी। मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर 2015 से कहानी बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मार्केट में एक नया खतरा तेजी से बढ़ रहा था, चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स का। 2014-15 के दौरान Xiaomi, Oppo और Vivo जैसी कंपनियों ने इंडिया में एंट्री लेनी शुरू की। अब स्टार्टिंग में इन्हें ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि बजट सेगमेंट में माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेल जैसे इंडियन ब्रांड्स पहले से ही मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे गेम बदलने लगा। चाइनीज ब्रांड सेम प्राइस में लेकिन उससे कहीं बेहतर फोन्स दे रहे थे, बेटर प्रोसेसर, बेटर कैमरा और बिगर बैटरी के साथ। और यहीं से माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड्स तेजी से पीछे छूटने लगे। और दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ कंपटीशन में नहीं थी, बल्कि माइक्रोमैक्स के अपने खुद के बिजनेस मॉडल में भी थी। कंपनी खुद फोन डेवलप नहीं करती थी, उसका प्रोडक्शन भी चाइना में होता था, यानी उसके पास स्ट्रॉन्ग R&D या फिर रियल इनोवेशन ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज ब्रांड्स अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना रहे थे और हर कुछ महीनों के गैप में पहले से बेहतर फोन्स लॉन्च कर देते थे। धीरे धीरे यूजर्स को भी ये फर्क समझ आने लगा, जिससे मार्केट शेयर शिफ्ट होने लगा। लेकिन दोस्तों, असली झटका लगना भी बाकी ही था। 2016 के एंड में इंडिया के टेलीकॉम मार्केट में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। रिलायंस जियो का लॉन्च, फ्री कॉल्स और फ्री 4G इंटरनेट ने पूरे देश को ऑनलाइन कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जियो सिर्फ 4G फोन्स पर ही काम करता था और यही माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी गलती सामने आई।
उस समय तक माइक्रोमैक्स के ज्यादातर फोन अभी भी 3G ही थे। कंपनी ने 4G ट्रांजिशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था और फिर नतीजा ये हुआ कि 3G फोन्स का स्टॉक फंस गया, सेल्स गिर गई और नुकसान शुरू हो गया। 2017 आते आते सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। विदेशी ब्रांड्स मार्केट का आधे से ज्यादा हिस्सा ले चुके थे और माइक्रोमैक्स का शेयर गिरकर सिंगल डिजिट में आ गया था। 2014 में जहां कंपनी का रेवेन्यू करीब 11,000 करोड़ रुपए था, वही 2018 तक घटकर लगभग 4,300 करोड़ रुपए रह गया था। और फिर 2019 आते आते माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 1% के भी नीचे चला गया। यानी वही कंपनी जो कुछ साल पहले तक इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड थी, अब मार्केट से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वैल्यूएशन भी 21,000 करोड़ से गिरकर सिर्फ 1,500 करोड़ तक आ गया और महज 4 साल के अंदर माइक्रोमैक्स का पूरा एम्पायर बिखर चुका था। 2020 तक आते आते ये साफ हो चुका था कि स्मार्टफोन मार्केट में माइक्रोमैक्स की कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन रुकिएगा, इसका मतलब ये नहीं था कि कंपनी बंद हो गई। माइक्रोमैक्स ने धीरे धीरे अपना फोकस बदलना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने पुराने सेगमेंट यानी फीचर फोन पर ध्यान दिया, क्योंकि छोटे शहरों और गांव में अभी भी कीपैड फोन्स की डिमांड काफी ज्यादा मौजूद थी। लेकिन सिर्फ फीचर फोन से बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए कंपनी ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एंट्री ली, LED टीवीज, मॉनिटर, लैपटॉप्स और दूसरे होम अप्लायंसेस के साथ में। और दोस्तों, यहाँ भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई गई, कम कीमत में ज्यादा फीचर्स। इसी बीच राहुल शर्मा ने एक नया वेंचर शुरू किया, रिवोल्ट मोटर्स, जो कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बनाती है। हालांकि ये माइक्रोमैक्स से अलग बिजनेस है, लेकिन ये दिखाता है कि फाउंडर्स अभी भी नए नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन मार्केट में कमबैक कर सकता है? अब दोस्तों, सच तो ये है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री बेहद टफ है। यहाँ अगर आप कुछ साल पीछे रह जाए ना, तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हमें इंडिया में ही देखने को मिलता है, लावा इंटरनेशनल के साथ में। लावा भी एक समय पर मार्केट से लगभग गायब हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रैटेजी बदलकर उसने वापसी की। अब भले ही वो मार्केट लीडर नहीं है, लेकिन उसने अपनी एक स्टेबल पोजीशन बना रखी है। इसीलिए माइक्रोमैक्स के लिए भी कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अगर कंपनी सही स्ट्रैटेजी के साथ वापसी करती है, तो फिर उसके पास अभी भी एक मौका है। और शायद आने वाले कुछ सालों में जब आप किसी मोबाइल शॉप पर जाएं, तो एक बार फिर से माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन सेल्फ पर रखा हुआ दिख जाए।